हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय डियर, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैंने इसमें आपको बताया था प्रोप्राइटरशिप के बारे में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत प्यारा टॉपिक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, शुरू करने लगे हैं हम पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। क्या होता है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनमें वो लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म की क्या फीचर्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आएंगे और एक बिजनेस को मिलके चलाएंगे। अब जब नंबर की बात करते हैं पार्टनर्स की, तो माय डियर याद रखिएगा, जो मिनिमम नंबर होता है पार्टनर्स का वो कितना होना चाहिए? 2। यानी अगर आपने को पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करनी है तो मिनिमम नंबर है 2। लेकिन जब मैक्सिमम की बात आती है, बच्चे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमारा जो 2013 का कंपनी एक्ट है वो कहता है कि नंबर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। लेकिन जो कंपनी रूल्स आए 2014 के, वो कहते हैं मैक्सिमम नंबर होने चाहिए 50। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने 50 वाले को याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो आपने याद रखेंगे मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए पार्टनर्स के? 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50। 100 को आप भूल जाइए, वो 13 वाला है कंपनी एक, हमने 14 को लेना है, लेटेस्ट 2014 को। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है फीचर फॉर्मेशन। भाई अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो याद रखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप इसको फॉलो करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए करना क्या है? आप 2, 3, 4 जितने भी मेंबर्स हैं आप मिलें और मिलके एक लीगल एग्रीमेंट बनाएं। एक लीगल एग्रीमेंट बनाएं जिसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएं। भाई कौन कौन सा पार्टनर कितने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, हम किस तरह से प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। एक लीगल एग्रीमेंट होता है आपस में और पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो टिपिकल नहीं है बनाना। 4-5 फ्रेंड्स मिले, आपने कहा मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक लीगल एग्रीमेंट किया, कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे हम सैलरी डिसाइड करेंगे पार्टनर्स की, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होगा, वो सेटलमेंट आपकी हो गई। एक लीगल एग्रीमेंट बन गया, बस पार्टनरशिप फर्म बन गई, काम करना शुरू करो। अब मेरे बच्चे लायबिलिटी हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी अनलिमिटेड है। जी हाँ, सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये है अगर कभी कंपनी को कोई लॉस होता है और कंपनी के सारे एसेट्स को हम सेल आउट कर दें और फिर भी हम लायबिलिटीज अपनी फुलफिल ना कर पाएं, यानी आपने को डेप्ट लिया हुआ है उसको चुका ना पाएं, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। फिर मेरे बच्चे एग्रीमेंट। जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं आपस में एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, और बेटर होता है अगर ये रिटर्न हो, और इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। बाद में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी समझ लो कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे एक लीगल एग्रीमेंट होगा, सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी, सारे पार्टनर उसके ऊपर साइन करेंगे और उसको टेक्निकली हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। देन मैनेजमेंट। जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
बट ये डिसाइड होता है कई बार उसी एग्रीमेंट में ही कि कौन सा पार्टनर क्या क्या काम करेगा। और यूजुअली ये देखा जाता है कि जो मैनेजर जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है उसकी ड्यूटी उसी में लगाई जाती है। कि मान लो एक जो मैनेजर है प्रोडक्शन एक्टिविटी में बड़ा एक्सपर्ट है, उसको प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। दूसरे पार्टनर को लगता है कि भाई ये जो है सेल में बड़ा अच्छा है, उसको सेल्स के लिए रख लिया जाता है और कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं ये सब मिल के मैनेज कर रहे होते हैं अपनी कंपनी को, और जो भी ये होता है डिसाइड कि कौन क्या क्या मैनेज करेगा, किसी क्या क्या ड्यूटी है, ये सब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो जाता है। देन टाइम पीरियड कॉन्टिन्यूटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी एक भी पार्टनर चला गया, मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो किसी कारण से कंपनी को छोड़ देता है, उसने कोई क्राइम कर दिया तो उस केस में वो जेल हो गई उसको, तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, अगर एक पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप फॉर्म वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, अगर जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनाएं, फिर वो उसको रीस्टार्ट करना चाहें, कंपनी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी कंडीशंस हैं, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है, वो उसी समय कैंसिल हो जाएगी अगर एक भी पार्टनर इनमें से चला गया। देन म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है भैया, 5 या 6 पार्टनर्स हैं। अब इसमें हमने हर पार्टनर को एक पावर दे रखी है डिसीजन लेने की, और अगर उस मैनेजर ने उस पावर को यूज किया, कोई डिसीजन ले लिया, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, उस डिसीजन को बाकी सब पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जो ये कहता है ईच पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। यानी हर पार्टनर कंपनी का ऑनर भी है और एजेंट भी है। इसका मतलब, और एंड आल्सो एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कंपनी का भी एजेंट है, पार्टनर्स का भी एजेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर एक पार्टनर ने कभी कोई डिसीजन लिया तो बाकी पार्टनर्स को उसको मानना पड़ेगा, उनके ऊपर ये बाइंडिंग है। देन रजिस्ट्रेशन। देखो, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना कोई कंपलसरी नहीं है। आपने एक पार्टनरशिप डीड बनाई, सारे पार्टनर्स ने उसको साइन कर दिया, ओके। लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो कौन से बेनिफिट होते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। तो अब मेरे बच्चे याद रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म की कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर रजिस्टर कराएंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। अब इसमें ये क्या है कि अगर एक पार्टनर अपने शेयर अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने बच्चे को ट्रांसफर करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बाकी पार्टनर्स अपना कंसेंट दे दें कि ठीक है आप ट्रांसफर कर दो, तब वो कर सकता है। अदरवाइज अपनी मर्जी से वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कि मैं बोलूँ जी आज मैं अभी कंपनी का पार्टनर हूँ लेकिन कल से मेरा बेटा आपका पार्टनर हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपने शेयर्स को, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। भाई जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसकी मैरिट्स क्या है? सबसे पहली मैरिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भाई बनाना कितना आसान है, 4 दोस्त मिलके एक एग्रीमेंट किया लीगल, सबने साइन किए, लो जी बन गई पार्टनरशिप फॉर्म। और कल लगा मजा नहीं आ काम करने का, बोला भैया नहीं मजा नहीं आ रहा, एक पार्टनर कहता है मैं जाना चाहता हूँ, चल तू जा भाई, दूसरा कहता है मैंने भी जाना, तू भी चला जा। तो आप जब मर्जी इसको बना सकते हैं, जब मर्जी इसको बंद कर सकते हैं। कोई ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है इसको फॉर्म करने में या क्लोज करने में। तो बंद करना भी आसान है और इसको स्टार्ट करना भी आसान है। देन बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब डेफिनेटली देखो बेटर होता है। अब प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक सिंगल पर्सन होता था, वही सारे डिसीजन लेता था, और वो डिसीजन कई बार गलत भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4-5 लोग हैं, पार्टनर्स हैं, मिलके डिसीजन ले रहे हैं, और जब सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं तो बेटर डिसीजन होते हैं, बैलेंस डिसीजन होते हैं, जिनमें गलती के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। देन मोर फन डेफिनेटली। अब जैसे हम बात करें, कंपेयर करेंगे उसको प्रोप्राइटरशिप के साथ, तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है, तो उसके बाद फंड्स लिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पार्टनर 4 है, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 50 तक हो सकते हैं। तो इन दैट केस आपके पास फंड्स की कमी
नहीं होती। पार्टनर आपस में बहुत अच्छा फंड अरेंज कर सकते हैं और उन्हें फंड्स की कोई दिक्कत नहीं आती, तो कंपैरेटिवली मोर फंड होते हैं एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब देखो ना, पार्टनरशिप में रिस्क भी शेयर हो गया। अब मैं बार बार इसे कंपेयर कर रहा हूं प्रोप्राइटरशिप के साथ। प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सारा रिस्क किसका था, एक सिंगल ओनर का, प्रोप्राइटर का। लेकिन यहाँ पे हम 5 पार्टनर बन गए, 6 बन गए, 10 बन गए, तो वो जो रिस्क है सब में डिवाइड हो गया। तो यानी कि रिस्क भी यहाँ पे सारे पार्टनर शेयर कर रहे हैं, ये भी इसका बेनिफिट है। देन सीक्रेसी। भाई डेफिनेटली जो पार्टनरशिप फॉर्म है, ये इनको कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको अपने जो अकाउंट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे, लीगली ऐसा कुछ है नहीं। और जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर नहीं करते। उनको पता अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है इन पार्टनरशिप फॉर्म। देन डिवीजन ऑफ वर्क, डेफिनेटली ये भी बेनिफिट है। अब पार्टनरशिप हमने क्या किया, हर पार्टनर जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया, हमने काम को डिवाइड कर दिया और हर पार्टनर वो काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो डेफिनेटली कंपनी वो अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको और अच्छे से वो चला पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है मेरे बच्चे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आपने कोई चेंज करना है, मान लीजिए आप अपनी कोई नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, फंड्स को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस सिर्फ आप 5-6 पार्टनर से मिलके बैठना है, सलाह करनी है, अपने सबने अपना कंसेंट दे देना है एंड यू कैन डू इट। मतलब आपको कोई लीगली परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें अपनी फॉर्म में, सारे पार्टनर्स अगर राजी हैं, उन सबका कंसेंट है, तो आप उस चेंज को कर सकते हैं। आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट से कोई ऐसा लीगल प्रोविज़न नहीं है। देन मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, डेफिनेटली, क्योंकि अब आप पार्टनर्स बढ़ा के, अगर आपको लगता है कल को कंपनी को और एक्सपेंड करना है, आज आप 5 पार्टनर हैं, आप 2-4 पार्टनर और बढ़ा सकते हो और सोर्सेज अरेंज कर सकते हो और कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, यानी एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ गया। देखो ना, प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सिंगल पर्सन होता था, एक लेवल तक एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, आप जितना मर्जी चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं, उनसे और रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं, फंड्स अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोप एक्सपेंशन का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर प्रोप्राइटरशिप। देन आता है डीमेरिट। भाई प्रोप्राइट जो हमारा जो पार्टनरशिप है इसकी डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहली डीमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। अगर कभी पार्टनरशिप फॉर्म फेल हो गई, लॉस में चली गई और आपके इतने एसेट्स नहीं है फॉर्म के कि जो डेप्ट लिया उसको चुका सके, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा, यानी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक पार्टनर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने बेटे को, अपने भाई को, किसी रिलेटिव को, तो वो नहीं कर सकता अनटिल सारे पार्टनर उसको अपना कंसेंट दें, सब राजी हो जाएं, फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देन पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। अब क्या होता है, देखो पार्टनर्स हैं, 5-6 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, कई बार ज़्यादा पार्टनर्स भी होते हैं। अब हर एक का अपना अलग से बैकग्राउंड होता है, अलग नेचर होती है, तो कई बार इनके आपस में जो व्यूज़ हैं वो नहीं मिलते और डिस्प्यूट के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए बहुत बार बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म फेल हो जाती हैं, क्योंकि पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती है, उनके व्यूज़ नहीं मिलते, तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। देन अनसर्टनिटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने पहले भी आपको बताया अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। हम 10, 15, 20 पार्टनर हैं एक फॉर्म के अंदर, लेकिन अगर एक पार्टनर को भी कुछ हो गया, मान लो उसकी डेथ हो गई या वो छोड़ के चला गया या उसने कोई क्राइम कर दिया, उसको जेल हो गई, तो इन दैट केस जो फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म उसी समय बंद हो जाएगी। आपको दोबारा से नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पब्लिकली पार्टनरशिप फॉर्म
कभी भी अपने जो अकाउंट्स उनको पब्लिश नहीं करती, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनको कंपलसरी नहीं किया हुआ। तो लोगों का जो फेथ होता है वो पार्टनरशिप फर्म पे कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि कभी भी वो अपने जो अकाउंट्स हैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, उनको पब्लिश नहीं करते। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, अब देखो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन है भाई, एक पार्टनर ने अगर कोई भी डिसीजन लिया सारे पार्टनर को मानना ही पड़ेगा। अब मान लो एक पार्टनर गलती करते हैं तो उसका नुकसान सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन है ये भी इसकी डीमेरिट बन जाता है कि जो भी एक पार्टनर का डिसीजन है वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग, कई बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं जिसके लिए सारे पार्टनर्स का इकट्ठा होना ज़रूरी है, सबका कंसेंट ज़रूरी है। और कई बार मान लो पार्टनर्स आपस में बिजी चल रहे हैं, एक मीटिंग नहीं हो पाई, तो वो डिसीजन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। क्योंकि सपोज समटाइम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और उसको अर्जेंटली भी लेना है, लेकिन क्योंकि पार्टनर्स मिल नहीं पाए वो डिसीजन हो नहीं पाया और डिले होने के कारण कई बार नुकसान भी हो जाता है। देन आता है हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर। भाई पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं। जब हम बात करते हैं पार्टनर्स की तो मेरे बच्चे इनको हम बेसिकली 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव पार्टनर। नाम से पता लग रहा है एक्टिव पार्टनर जो आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करेगा, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और सारे ये काम कर रहा है बिजनेस में और अच्छे से ये नज़र आ रहा है कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है, और उसको वर्किंग पार्टनर भी कह देते हैं। तो मेरे बच्चे एक्टिव पार्टनर कौन हुआ, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट लॉस में भी उसका शेयरिंग है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और सबको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ उन सब में ये पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है और इसको वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सृष्टि और सिमरन हमारे हैं, पार्टनरशिप हुई और इन्होंने अपनी जो भी कंडीशंस वगैरह डिसाइड की, उसके बाद दोनों मिल के फॉर्म चला रही हैं, मिल के काम कर रही हैं, तो दोनों क्या है यहाँ पे एक्टिव पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं, वो पार्टनर जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लॉस और प्रॉफिट में भी शेयरिंग करेगा, लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है, लेकिन ये बोलता है भैया ऐसा है काम मैं कोई नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, अब उसके 3-4 फ्रेंड उसके पास आते हैं, कहते भाई हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं, क्या तुम्हारा पार्टनर बनेगा। वो कहते ठीक है पार्टनर बन जाऊंगा, जो कैपिटल चाहिए मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, प्रॉफिट लॉस में भी शेयरिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी भी मेरी अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, काम मैं कोई नहीं करूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा है मेरे बच्चे, हु डोंट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और हाँ इसको हम डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर को क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होते हैं कि मान लो आप ए पर्सन है, आप उसके पास गए, उसके फ्रेंड्स बोले भी ऐसा हम आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, फॉर्म के अंदर आओ हमारे पार्टनर बन जाओ। वो कहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने किसी को बताना नहीं है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। होता है ना कई बार कुछ लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हम इस कंपनी के साथ अटैच हैं, तो फॉर्म के साथ अटैच है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम पार्टनर तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, लेकिन तुमने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। अब सीक्रेट पार्टनर क्या है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयरिंग करेगा, लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है, लेकिन ये अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी को शो नहीं करेगा। दैट इज माय डियर सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association with the firm is unknown to general public। पब्लिक को नहीं पता कि वो उनका पार्टनर है। ही कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल, कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयरिंग करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताएगा कि मैं इनका पार्टनर हूं। हम उसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। फिर मेरे बच्चे चौथा आता है नॉमिनल पार्टनर। अब ये मेरे बच्चे इसको याद रखना, केस स्टडी अक्सर इसके ऊपर आ जाती है।
नॉमिनल पार्टनर वो होता है who allows the use of his or her name by a firm but does not contribute to the capital. एक ऐसा पर्सन जो आपको बोलता है कि आप मेरा नाम यूज करो, कोई बात नहीं, आप बता दो लोगों को कि मैं आपका पार्टनर हूं, लेकिन मैं कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, ना मैं आपकी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा, ना मैं आपके साथ प्रॉफिट और लॉस को शेयर करूंगा, लेकिन मैं लोगों को ये बता दूंगा, अपनी एक्टिविटी से ये दिखाऊंगा, प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी का तुम्हारे फर्म का पार्टनर हूं। इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। मतलब एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है, अपना उनको अलाउ कर रहा है कि तुम मेरा नाम यूज करो, या अपनी एक्टिविटी से लोगों को दिखा रहा है कि हाँ मैं इनका पार्टनर हूं, लेकिन ना कोई पैसा लगाया हुआ है, ना वो प्रॉफिट लॉस में शेयर करता है, ना कोई एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है। अब ये जो नॉमिनल पार्टनर है, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ध्यान दीजिएगा, जो नॉमिनल पार्टनर्स हैं ये फर्दर दो तरह के हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वो पर्सन जिसको हम पार्टनर बाय एस्टोपल कहते हैं, वो क्या करता है, अपने इनिशिएटिव से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ये इंप्रेशन देता है कि वो इस कंपनी का पार्टनर है। मतलब एक पर्सन जो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, अपने इंप्रेशन से शो करेगा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, लेकिन रियल सेंस में वो पार्टनर नहीं है, उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की, ना वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ना वो लॉस शेयर कर रहा है, ना बिजनेस एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो अपने कंडक्ट से दिखा रहा है कि हाँ मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं। उसको बोलेंगे हम पार्टनर बाय एस्टोपल। सच पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। की मजे की बात देखो, क्योंकि वो कंडक्ट से ये बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं, अपने इंप्रेशन से बता रहा है, तो कल को उसकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या है, अनलिमिटेड। क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि ये भी पार्टनर है, और कल को उस कंपनी ने पैसे कहीं देने हैं तो लोग इससे भी मांगने जाएंगे, भैया तू चुका, तू इस कंपनी का पार्टनर प्रिटेंड कर रहा था, यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो रितु एक्टिव पार्टनर है एक बिजनेस की, उसने लोन के लिए अप्लाई किया बैंक ऑफ कनाडा के अंदर। मानसी को उसने, एंड मानसी रिक्वेस्ट द बैंक टू गिव लोन टू एबीसी बिजनेस फर्म। अब रितु ने अपना अप्लाई किया बैंक में लोन, और रितु ही उस बिजनेस की पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, लेकिन मानसी रिक्वेस्ट कर रही है बैंक को लोन देने के लिए कि भैया मैं इसकी पार्टनर हूं, तो आप इनको लोन दे दो, क्योंकि बैंक में शायद मानसी की जो रेपुटेशन है बड़ी अच्छी है। तो बैंक वालों को क्या लग रहा है कि मानसी इनकी पार्टनर है, क्योंकि मानसी ने बोला बैंक को कि आप इनको लोन दे दो, मैं पार्टनर हूं। लेकिन एक्चुअली जो मानसी है उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की कैपिटल में, कोई वो प्रॉफिट लॉस को शेयर नहीं करती, कोई डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये है पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। लेकिन मानसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। कल को अगर कंपनी फेल हो गई और कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है कि लोन चुका सके, तो जो बैंक है वो इन सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपना लोन कवर करेगा, और उसमें मानसी की प्रॉपर्टी भी आएगी, यानी मानसी की लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड। फिर आता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट क्या होते हैं? अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु is not a partner in the firm but knowingly allow himself to be represented as a partner in a firm। वैसे पार्टनर नहीं है, लेकिन आपने अलाउ कर रखा कि अगर तुमने मेरा नाम लेना है तो जाके ले देना, उनको बता देना कि मैं तुम्हारी कंपनी का पार्टनर हूं। मतलब आपने अलाउ कर दिया ये बोलने के लिए कि तुम कह दो सबको मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअली आप पार्टनर नहीं है। इसे बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सच पार्टनर्स अगेन हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मजे की बात देखो ना, दोनों पार्टनर नहीं है, लेकिन आपने अपना नाम यूज खुद किया, प्रिटेंड किया, या आपने लोगों को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया, तो इन दैट केस पब्लिकली लोगों को लग रहा है पार्टनर हो, और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है, लेकिन कैपिटल कोई नहीं लगाई, कोई आप लॉस प्रॉफिट में शेयर नहीं करोगे, कोई आप मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं करोगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे प्रियांशी ने अप्लाई किया लोन के लिए बैंक में by saying that Sushmita is also a partner in her firm।
भाई उसने एक लोन अप्लाई किया, इसने प्रियांशा ने एक लोन अप्लाई किया और वो कहती है कि सुष्मिता हमारी पार्टनर है, जबकि सुष्मिता एक्चुअली पार्टनर नहीं है, लेकिन सुष्मिता का नाम यूज कर रही है और सुष्मिता ने कोई डिनाई भी नहीं किया कि मैं इनकी पार्टनर नहीं हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ आई मेरी बात? मतलब आपने सामने वाले को अलाउ कर दिया कि तू मेरा नाम ले, उसको बोल कि मैं पार्टनर हूं, दैट इज पार्टनरशिप बाय द होल्डिंग आउट। दोनों में फर्क क्या है? होल्डिंग आउट में दूसरा बंदा आपको नाम यूज कर रहे हैं, और जो पहला था ना मेरे बच्चे बाय स्टोपल, इसमें आप खुद प्रिटेंड कर रहे हैं अपने बिहेवियर से कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन दोनों केसेस में आप एक्चुअली पार्टनर नहीं है। आपने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की, कोई लॉस प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, और लायबिलिटी दोनों ही केसेस में आपकी अनलिमिटेड हो गई। तो मेरे बच्चे, इसके साथ ही हमारा पार्टनरशिप टॉपिक काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन अब इसमें 2-3 टॉपिक और भी करने हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड हो गया, उसे हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं, लाइक दैट। तो अभी अगले टॉपिक में जो अगला लेक्चर होगा मेरा, उसमें पार्टनरशिप को थोड़ा सा मैं अभी और कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही। बस मेरे बच्चे साथ साथ लेक्चर को सुने, मिस ना करें, और कहीं आपने अभी तक लेक्चर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट मैक्सिमम उठा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।